हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी की इस प्रैक्टिस सीरीज़ में। प्रैक्टिस के इस क्रम में आज ये हमारी 21वीं क्लास होगी। इससे पहले हमने अपने 20 प्रैक्टिस कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। उम्मीद है आप लोगों ने पुराने वीडियोज़ देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियोज़ मिल जाएंगी, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज की जो हमारी प्रैक्टिस है वो आधारित है आदिकाल पर। तो आदिकाल से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ आपका रिवीजन भी हो जाएगा अच्छे से और आप अपनी प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और अगर पसंद आता है तो उसको लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारा डिस्कशन ग्रुप है जो कि टेलीग्राम का ग्रुप भी है और व्हाट्सएप का भी है। इसका लिंक आपको चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। यहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टेस्ट और देखते हैं आदिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है हमारा, आदिकालीन साहित्य का वर्ग विभाजन क्या है? यानी आदिकालीन जो साहित्य है उसको कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन है आपके सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, या फिर नाथ साहित्य, या फिर रासो तथा लौकिक साहित्य, या इनमें से सभी। तो आदिकालीन जो साहित्य है उसके अंतर्गत सिद्ध साहित्य भी शामिल हो जाता है, जैन साहित्य भी उसी में आता है, नाथ साहित्य, इसके साथ ही रासो और लौकिक साहित्य को भी आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत ही समाहित किया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये सभी आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत किस धर्म के सिद्धांत आते हैं? तो यहाँ पर सिद्ध साहित्य पूछा गया है। आपके ऑप्शन है बौद्ध, जैन, ब्राह्मण या फिर शैव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जो सिद्ध साहित्य है वो बौद्ध के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध साहित्य में बौद्ध धर्म के किस तत्व का प्रचार किया गया है? तो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आपको बताना है किसका प्रचार किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत वज्रयान का प्रचार किया गया है। प्रश्न 4 है, हिंदी साहित्य में मुख्य सिद्ध कवि कौन थे? तो यहाँ पर आपको सिद्ध कवि के बारे में बताना है कौन थे। ऑप्शन है आपके सरहपा सबरपा, लुइपा डोम्भिरपा, कण्हपा या कुकुरिपा, या इनमें से सभी। तो यहाँ पर जितने भी नाम दिए गए हैं ये सब सिद्ध कवियों के अंतर्गत आते हैं। सिद्ध कवियों की पहचान क्या है? इनके नाम के पीछे ये जो पा वर्ड लगा है ये आदर सूचक शब्द माना जाता है और ये सिद्ध कवियों के पीछे लगा होता है। तो हर सिद्ध कवि के नाम के पीछे आपको पा जरूर मिलेगा। तो ये इनकी मुख्य पहचान है। अगर हम इनकी संख्या की बात करें तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है सिद्ध कवियों की संख्या कितनी थी। तो ये जो सिद्ध थे वो 84 माने जाते थे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी सिद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित कवियों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी सबसे पहले से स्टार्ट करते हुए सबसे लास्ट तक आपको जाना है। तो यहाँ पर 4 नाम है, डोम्बिपा का है, सबरपा, कण्हपा और सरहपा। तो देखिएगा जो सबसे पहले कवि आते हैं वो सरहपा आते हैं और सरहपा के शिष्य थे सबरपा, सबरपा के शिष्य थे कण्हपा और उसके बाद आते हैं डोम्बिपा। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 होगा। जो सरहपा, सबरपा, कण्हपा और डोम्बिपा ये तीनों सही क्रम में इस तरह से अरेंज होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, सिद्ध साहित्य का क्षेत्र कौन सा है? तो सिद्ध साहित्य का सबसे ज़्यादा प्रचार किस क्षेत्र में होता है आपको ये बताना है। पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र या फिर उत्तरी क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। जो सिद्ध साहित्य है उसका सबसे ज़्यादा जो प्रचार प्रसार होता है वो पूर्वी क्षेत्र में होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी है? तो सिद्धों की जो संख्या मानी गई है वो 84 मानी गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा, जैन साहित्य किस क्षेत्र में लिखा गया? तो अभी हमने बात कर ली सिद्ध साहित्य जो कि पूर्वी क्षेत्र में ज़्यादा प्रचारित किया गया। अब पूछा गया है जैन साहित्य का क्षेत्र क्या था? तो जैन साहित्य का सबसे ज़्यादा जो प्रचार प्रसार होता है वो पश्चिमी क्षेत्र में होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, रास ग्रंथ किस साहित्य का लोकप्रिय रूप था? तो आपको बताना है जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, नाथ साहित्य या लौकिक साहित्य। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जो जैन साहित्य था उसमें रास ग्रंथ सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, जैन साधुओं ने रास शब्द संस्कृत के किस शब्द से लिया है? तो आपको बताना है रास शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। ये जो रास शब्द है ये रस से बना है। अगला प्रश्न देखिएगा, जैन साहित्य भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन है आपके शालिभद्र सूरी, विजयसेन सूरी, आसगु या फिर सारमूर्ति। तो भारतेश्वर बाहुबली रास जो ग्रंथ है ये शालिभद्र सूरी जी की है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको बताना है नाथ संप्रदाय का प्रभाव हिंदी के किस कवि पर सबसे ज़्यादा पड़ा है? तो अगर हम नाथ संप्रदाय की बात करते हैं तो संत काव्य धारा के जितने भी कवि थे उन सभी पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलता है। तो संत काव्य धारा के अंतर्गत यहाँ पर कबीर आते हैं और कबीर पर भी जो नाथ संप्रदाय है उसका प्रभाव सर्वाधिक देखने को मिला है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, नाथ साहित्य का व्यवस्थापक किसे माना गया है? तो नाथ साहित्य का व्यवस्थापक बताना है आपको गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, नरेंद्रनाथ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। जो गोरखनाथ थे इन्होंने नाथ साहित्य का आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में वर्णन किया है। तो इन्होंने किसका वर्णन किया है आपको ये बताना है। ऑप्शन है आपकी गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना या फिर वैराग्य, कुंडलिनी जागरण और शून्य समाधि या इनमें से सभी। तो यहाँ पर ये जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं इन सभी का गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में वर्णन किया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 15 देखिएगा, रासो ग्रंथकारों में मुख्य प्रवृत्ति पाई जाती है। तो रासो जो ग्रंथकार हैं या जो लेखक हैं उनकी रचनाओं में किस प्रवृत्ति का समावेश होता है आपको ये बताना है। हास्य रस की प्रवृत्ति, आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग या फिर 2 और 3 दोनों। तो रासो जो ग्रंथ है उसमें सबसे ज़्यादा किन चीज़ों का वर्णन किया गया है? एक तो जो कवि होते थे वो अपनी आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते थे और बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर करते थे, और दूसरा जो उसकी भाषा थी वो डिंगल और पिंगल हुआ करती थी। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा 2 और 3 दोनों हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा शब्द आया है डिंगल भाषा और पिंगल भाषा। तो कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है डिंगल या पिंगल से आप क्या समझते हैं, या आपको कुछ ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी डिंगल भाषा होगी। तो यहाँ बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। जब आप अपभ्रंश के साथ कुछ राजस्थानी मिश्रित बोलते हैं, यानी अपभ्रंश भाषा के साथ राजस्थानी का मिश्रण हो जाता है तो उसको डिंगल कहते हैं, और अपभ्रंश के साथ अगर ब्रज भाषा का समावेशन हो जाता है तो वहाँ पर पिंगल भाषा हो जाती है। तो ये थोड़ा सा आप पॉइंट याद रख सकते हैं, डिंगल भाषा और पिंगल भाषा क्या होती है। अगले प्रश्न में आपको बताना है नाथपंथी योगियों में प्रमुख सिद्ध कौन हैं? तो नाथ पंथियों में आपको बताना है इनमें से कौन प्रमुख हैं। देखिएगा ऑप्शन में मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ और गोरक्षपा। तो गोरक्षपा नाथ पंथ के अंतर्गत नहीं आते, मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ ये दोनों ही आते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न 17 है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 है, बीसल देव रासों में कुल कितने छंद हैं? तो बीसल देव रासों में छंदों की संख्या बतानी है आपको 100, 120, 125 या 140। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। बीसल देव रासो जो काव्य है इसमें कुल 125 छंदों का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 19 है, ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। यानी कौन से ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी रचना में अजमेर के शासक का जिक्र किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। नरपति नाल की रचना है बीसल देव रासो। तो बीसल देव रासो इन्होंने रचना की, और ये जो बीसल देव थर्ड थे ये अजमेर के शासक थे। बीसल देव रासो में अजमेर के शासक बीसल देव तृतीय और इनकी पत्नी राजमती का वर्णन किया गया है। इन दोनों के प्रेम का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 20 देखिएगा, इनमें से कौन सा विद्वान रासों को अर्ध प्रमाणिक रचना मानता है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रासो ग्रंथों को अर्ध प्रमाणिक माना गया है। इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल जी की बात करें तो इन्होंने इसको अप्रमाणिक माना है, और कभी क्वेश्चन बन जाए कि प्रमाणिक किसने माना है
तो श्याम सुंदर दास ने इस रचना को पूर्णतः प्रमाणिक माना है। तो 3 तरह की कैटेगरीज बन गई हैं इसको लेकर, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, चार्ल्स इलियट ने इनमें से किस ग्रंथ का प्रकाशन कराया था? तो आपके ऑप्शन है परमाल रासो, आल्हा खंड, पृथ्वीराज रासो या बीसल देव रासो। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, जो जगनिक की परमाल रासो है, इसका प्रकाशन करवाया गया था चार्ल्स इलियट के द्वारा। किस नाम से करवाया गया था? तो ये नाम था आल्हा खंड। अगर यहाँ पर ग्रंथ की जगह नाम होता, किस नाम से प्रकाशन करवाया गया था, तो ये आल्हा खंड होता। चूँकि ग्रंथ पूछा गया है तो जो वास्तविक जो ग्रंथ था, ओरिजिनली जो ग्रंथ था वो परमाल रासो था, जिसके राइटर जगनिक थे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। 23 देखिएगा, रासक छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रासक छंद में पूछा गया है मात्राओं की संख्या, जो कि होती है 29। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, खुमान रासों में लगभग कितने छंद हैं? तो यहाँ पर आपको खुमान रासों के छंद बताने हैं, 1000, 2000, 4000 या 5000। तो खुमान रासों में 5000 छंदों का प्रयोग किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। 6 देखिएगा, सरहपा और स्वयंभू का समय माना जाता है। तो आपको इनका समय बताना है, कब का माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो सरहपा और स्वयंभू हैं उनका समय 8वीं सदी माना गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पुष्पदंत और धनपाल का समय कब माना जाता है? 8वीं सदी, 9वीं सदी, 7वीं या फिर 10वीं सदी। तो पुष्पदंत और धनपाल का जो समय माना जाता है वो 10वीं सदी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, सोमप्रभ का समय कौन सा है? तो यहाँ पर आपको कवि सोमप्रभ का समय बताना है, कौन सा माना जाता है। तो सोमप्रभ का जो टाइम पीरियड था वो 12वीं सदी माना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, आपको बताना है अमीर खुसरो का जीवन काल, यानी इनका जन्म कब होता है और इनकी मृत्यु कब होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 देखिएगा, इनका जन्म माना जाता है 1255 ईस्वी में और इनकी मृत्यु जो हुई थी 1324 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न 30 है, जैन और बौद्धों ने किस प्रकार के दोहों की रचना की है? राजनीतिक, श्रृंगारपरक, उपदेश प्रधान या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जितने भी जैन और बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे उस समय, उसमें ज़्यादातर ग्रंथों में उपदेश दिया गया था, यानी ये ग्रंथ उपदेश प्रधान हुआ करते थे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन हैं? यहाँ पर अंतिम चरण का कवि पूछा गया है, अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो, स्वयंभू या पुष्पदंत। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। अमीर खुसरो आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि थे। क्वेश्चन नंबर 32 है, अपभ्रंश साहित्य को विभाजित किया जा सकता है। तो आपको कितने पार्ट्स में विभाजित किया जा सकता है ये बताना है। पहले नंबर पर देखिएगा, बौद्ध सिद्धों का साहित्य। तो यहाँ पर बौद्ध और सिद्धों के द्वारा भी रचनाएं की जाती हैं। नाथपंथियों तथा योगियों की रचनाएं ये भी उपलब्ध होती हैं। जैन मुनियों के काव्य ये भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। और लास्ट में है उपरोक्त सभी। तो इन सभी में अपभ्रंश साहित्य को विभाजित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको बताना है, बौद्ध मत पतन के साथ किन संप्रदायों में विभाजित हुआ? तो ऑप्शन है आपके महायान, हीनयान, श्रीयान या एक और दो, दोनों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। जो बौद्ध मत था जब उसका पतन होता है तो वो महायान और हीनयान के अंतर्गत डिवाइड हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 है, वज्रयानी लोग क्या कहलाते थे? तो वज्रयानी जो लोग होते थे, यानी जो वज्रयान से संबंधित थे, उनको क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा। इनको कहते थे सिद्ध। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको बताना है, खुमान रासों की प्रमाणिक प्रति कहाँ संग्रहित है? तो खुमान रासों की जो प्रमाणिक प्रति है उसको पुणे के संग्रहालय में रखा गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, गोरखनाथ किसके अवतार माने जाते हैं? तो कृष्ण है, राम, शिव या फिर इंद्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। जो गोरखनाथ थे वो शिव के अवतार माने गए। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, सिद्धों की वाम मार्गी योग साधना की प्रतिक्रिया में कौन सी साधना पद्धति आरंभ होती है? तो सिद्धों की जो वाम मार्गी योग साधना, यानी जो सिद्ध थे वो योग साधना में विश्वास करते थे। तो इनके अपोजिट में जो नाथ थे वो हठ योग साधना में विश्वास करते थे, यानी वामपंथियों की हठ योग साधना विकसित होती है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिएगा, अपभ्रंश साहित्य में अब्दुल रहमान की रचना कौन सी है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है अब्दुल रहमान की रचना कौन सी है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे महापुराण की। तो जो महापुराण है ये पुष्पदंत की रचना है। पौमचर्यु जो है ये किसकी रचना है, तो ये स्वयंभू की रचना है। इसके अलावा हम बात करें संदेश रासक, तो ये किसकी रचना है, अब्दुल रहमान जी की रचना है। तो यहाँ पर अब्दुल रहमान के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम भविष्य कहा की बात करें तो ये रचना है धनपाल की। अगले प्रश्न में देखिएगा, निम्नलिखित कवियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर आपको लास्ट तक इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कवि कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखिएगा, चंद्र बरदाई, विद्यापति, अमीर खुसरो और कबीर। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो किसका समय आएगा, चंद्र बरदाई का टाइम पीरियड आएगा। उसके बाद अमीर खुसरो आएंगे, अमीर खुसरो के बाद समय आता है विद्यापति का, और लास्ट में कबीर का समय आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन है। तो ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ढोला मारूरा दोहा के रचयिता या कवि कौन है, कुशल लाभ, राम सिंह, धनपाल या पुष्पदंत। तो इसके जो रचयिता हैं वो कुशल लाभ हैं और इन्हीं को जाना जाता है कल्लोल कवि के नाम से। तो कभी कभी आपको कल्लोल कवि भी दे दिया जाता है, तो कल्लोल कवि या कुशल लाभ इन दोनों का एक ही नाम है। अगला प्रश्न देखिएगा, मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है विद्यापति जी को। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, आदिकालीन साहित्य में रासो शब्द का संबंध किस रस से माना जाता है। तो यहाँ पर वो रस पूछा गया है जिससे रासो साहित्य का संबंध माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। देखिए, रासो साहित्य में वीरता से संबंधित बहुत सारे उल्लेख देखने को मिलते हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वीरता से या वीर रस से संबंधित होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है। क्वेश्चन नंबर 45 है, आपको बताना है सरहपाद का समय सांस्कृत्यायन जी के अनुसार क्या है। तो सांस्कृत्यायन जी ने सरहपाद का जो समय माना है वो 7वीं सदी माना है। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, आपको कुछ रचनाएं दी गई हैं। एक तरफ सूची दी गई है रचनाओं की, दूसरी तरफ रचनाकार का नाम लिखा गया है। आपको बताना है कि सही मैचिंग क्या होगी। तो सबसे पहले देखिएगा, नाम है भविष्यत कहा, इसके रचयिता कौन है। तो भविष्यत कहा धनपाल की रचना है। परमार्थ प्रकाश किसकी रचना है। तो जो परमार्थ प्रकाश है ये जोइंद की रचना है। पाहुड़ दोहा राम सिंह की रचना है और संदेश रासक जो है वो अब्दुल रहमान की रचना है। तो सही मैचिंग हमारी होगी DABC। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, इसमें 4 कवियों के नाम दिए गए हैं जो कि स्वयंभू, विद्यापति, कबीर और चंद्र बरदाई हैं, और आपको बोला गया है कि इनको आरोही क्रम में अरेंज करिए। तो अगर हम इनके समय के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करते हैं तो स्वयंभू का जो समय है वो क्या है, 8th सेंचुरी में आता है, 8वीं सदी का इनका समय है। विद्यापति की बात करें तो इनका जो समय है वो 14वीं शताब्दी माना गया है। कबीर की बात करें तो ये 15वीं शताब्दी में आते हैं और चंद्र बरदाई जो हैं वो 13वीं शताब्दी में माने गए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये कबीर लास्ट में आएंगे, किसी भी ऑप्शन में ऐसा दिख नहीं रहा है, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट होना चाहिए। सबसे पहले स्वयंभू, विद्यापति, चंद्र बरदाई और लास्ट में आएंगे कबीर। अगला प्रश्न देखिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं। तो अभी हमने रामचंद्र शुक्ल की बात की, उन्होंने रसायन शब्द से इसकी उत्पत्ति माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसकी उत्पत्ति रासक शब्द से माना है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्यापति को जाना जाता है अभिनय जयदेव के नाम से, और इन्हीं को मैथिल कोकिल नाम भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 में कुछ रचनाएं दी गई हैं और इन रचनाओं को आपको अरेंज करना है आरोही क्रम में। तो ये रचनाएं कौन सी हैं देखिएगा, पौमचर्यु है, महापुराण, ढोला मारूरा दोहा और संदेश रासक। तो सबसे पहले जो रचना होती है पौमचर्यु की होती है, स्वयंभू के द्वारा की जाती है। फिर पुष्पदंत के द्वारा की जाती है महापुराण की, और कल्लोल कवि के द्वारा की जाती है ढोला मारूरा दोहा की,
और लास्ट में आता है संदेश रासक, जो कि अब्दुल रहमान की रचना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा फर्स्ट वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में आपको एक पंक्ति दी गई है और आपको बताना है कि ये पंक्ति किस कवि की है। और आपकी पंक्ति है, कामिनी करई सनानी हेरतहि दृश्य हनई पंचवानी। तो ऑप्शन है आपके अमीर खुसरो, विद्यापति, जयदेव या फिर आसगू। तो ये जो पंक्तियां हैं ये विद्यापति की हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, जैन मत का प्रचार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक हुआ। तो जैन मत का प्रचार आपको बताना है। अभी हमने बात की जैन मत का जो प्रचार होता है वो पश्चिमी क्षेत्र में होता है। तो यहाँ पर जितने राज्यों के नाम दिए गए हैं उसमें देखिए पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। है सिद्धों व नाथों की संख्या क्रमशः क्या थी। तो सिद्धों की जो संख्या मानी गई वो कितनी मानी गई, 84 मानी गई, और जो नाथ थे वो 9 थे। तो सिद्धों की 84 और नाथों की संख्या 9 है। क्वेश्चन नंबर 55 में आपको बताना है उपदेश रसायन रास के लेखक के बारे में। ऑप्शन है आपके जिनदत्त सूरी, धनपाल, पुष्पदंत या स्वयंभू। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 होगा। जो उपदेश रसायन रास है ये जिनदत्त सूरी की रचना है। अगला प्रश्न देखिएगा, श्रावकाचार की रचना कब हुई। तो आपको श्रावकाचार की रचना का समय बताना है। सबसे पहले बात करते हैं ये श्रावकाचार रचना किसकी है। तो ये देवसेन की रचना है और इसका जो समय माना गया है वो 933 ईस्वी माना गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, आल्हा खंड के रचयिता कौन है। चंद्र बरदाई, जगनिक, स्वयंभू या शिवानंद। तो आल्हा खंड के रचयिता जगनिक हैं और इसी आल्हा खंड को परमाल रासों के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, कितनी हेल्पफुल लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर हेल्पफुल है तो आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़िएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 59 है, पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है। तो यहाँ पर पाहुड़ दोहा के बारे में पूछा गया है। इसके रचयिता राम सिंह हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, वर्ण रत्नाकर के रचयिता के बारे में बताना है आपको। तो वर्ण रत्नाकर जो है वो ज्योतिरेश्वर ठाकुर की रचना है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, श्रावकाचार के रचयिता कौन है। तो श्रावकाचार के रचयिता के बारे में बताना है आपको। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। देवसेन की रचना मानी गई है श्रावकाचार। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हिंदी मैथिली में लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। जो पदावली है ये हिंदी मैथिली में लिखी हुई है। अगला प्रश्न है, आदिकाल में किस प्रकार के साहित्य की रचना अधिक हुई। तो यहाँ पर पूछा गया है सबसे ज़्यादा रचना आदिकाल में किस प्रकार के साहित्य की गई है। जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य या रासो साहित्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। आदिकाल में सर्वाधिक जो रचना हुई है वो रासो साहित्य की हुई है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, जलहड़ कौन था। तो यहाँ पर आपको जलहड़ के बारे में बताना है। चंद्र बरदाई का पुत्र था, पृथ्वीराज का मित्र था, चंद्र बरदाई का भाई था या पृथ्वीराज का सेनापति। तो जलहड़ जो था वो चंद्र बरदाई का पुत्र था। ऐसी मान्यता है कि पृथ्वीराज को जब मोहम्मद गौरी ने कैद कर लिया था तो उस समय चंद्र बरदाई उनसे मिलने के लिए जाते हैं और जाते समय उन्होंने अपनी जो रचना है पृथ्वीराज रासो उसे जलहड़ को सौंप दिया और इनको ये कार्य दिया कि इसको पूरा कर दें। और इसके संबंध में आपको एक दोहा मिलता है, पुस्तक जलहड़ हथ दे चली गज्जन रिपकाज। तो कई बार ये जो लाइनें हैं आपको एग्जाम में दे दी जाती हैं और पूछा जाता है कि कहाँ से ली गई हैं या किसके द्वारा बोली गई हैं। तो ये जो लाइनें हैं ये पृथ्वीराज रासो की हैं, जिसमें ये दर्शाया गया है कि चंद्र बरदाई ने अपनी जो पुस्तक है वो अपने पुत्र जलहड़ को दे दी थी और लास्ट का जो पार्ट है वो जलहड़ के द्वारा पूरा किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, 65 है, कण्हपा ने कितने ग्रंथ लिखे हैं। तो यहाँ पे कण्हपा के ग्रंथों की संख्या बतानी है आपको, जो कि 74 मानी गई है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। 65 में आपको बताना है कि विद्यापति किस मत के अनुयायी थे, सूफी, शैव, वैष्णव या शाक्त। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। विद्यापति शैव मत के अनुयायी थे। हालांकि उन्होंने अपनी रचनाएं वैष्णव मत में भी की हैं, यानी वैष्णव से संबंधित रचनाएं भी दी हैं, लेकिन ये मूलतः शैव मत के अनुयायी हुआ करते थे।
क्वेश्चन नंबर 68 है, छंदों का अजायब घर कौन सा ग्रंथ कहलाता है? परमाल रासो, बीसलदेव रासो, खुमान रासो या पृथ्वीराज रासो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो पृथ्वीराज रासो है इसको कहा जाता है छंदों का अजायब घर। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपके लिए है कि एक और कौन सी रचना है जिसको छंदों का अजायब घर कहा जाता है और उसको किसने छंदों का अजायब घर माना है? तो यहाँ से दो ऐसे ग्रंथ हैं जिनको छंदों का अजायब घर कहा गया है। एक आपका आंसर यहाँ से मिल गया और दूसरा आपको कमेंट करके बताना है कि वो कौन सी बुक है या कौन सी रचना है जिसको छंदों का अजायब घर कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा, शिलाओं पर लिखित ग्रंथ कौन सा है? तो शिलाओं पर जो लिखित ग्रंथ है वो है राउरवेल। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके कवि कौन थे, यानी इसको लिखा किसने था? तो इनका नाम आता है रोड़ा कवि, इनके द्वारा इसको लिखा गया था। और ये जो राउरवेल नामक ग्रंथ है, शिलांकित ग्रंथ है, इसको प्रिंस ऑफ वेल्स जो मुंबई में संग्रहालय है उसमें रखा गया है। तो कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, दोहा कोश के संपादन का कार्य किसने किया, यानी इसका संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो दोहा कोश जो है उसका संपादन किया गया था राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा, विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? तो सबसे अधिक जो रस प्रयोग किया गया है वो श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 72 है, पृथ्वीराज रासों में कुल कितने सर्ग हैं? तो पृथ्वीराज रासों में जो सर्गों की संख्या है वो 69 है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न में आपको बताना है खुसरो के गुरु कौन थे? तो खुसरो के गुरु माने जाते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 में आपको बताना है स्वयंभू रचित कौन सा ग्रंथ है जिसमें राम कथा का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर राम कथा के बारे में पूछा गया है, किस ग्रंथ में वर्णन किया गया है जो स्वयंभू की रचना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। जो पौमचर्यु है ये स्वयंभू की रचना है और इसमें राम कथा का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 77 है, चंदर बरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो चंदर बरदाई जो थे वो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न 78 है, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे? विशाख दत्त, भट्ट नारायण, हर्षवर्धन या शूद्रक? तो मुद्रा राक्षस जो कि एक संस्कृत ग्रंथ था, इसके राइटर थे विशाख दत्त। क्वेश्चन नंबर 79 है, वज्रयान के अनुयायी क्या कहलाते थे? तो वज्रयान के जो अनुयायी होते थे वो सिद्ध कहलाते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। और जो हीनयान के अनुयायी थे उनको कहते थे नाथ। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा, आपको फिर से कुछ नाम दिए गए हैं और आपको इनको कालक्रम के अनुसार अरेंज करना है। तो सबसे पहला जो कवि माना जाता है, सबसे प्राचीन कवि माना जाता है आदिकाल का, वो किसको माना जाता है? सरहपा को। तो सबसे पहले नंबर पर सरहपा, उसके बाद सबरपा आते हैं, देन लुईपा और लास्ट में आते हैं कण्हपा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगले प्रश्न में आपको बताना है नारी की निंदा किस संप्रदाय में होती थी? तो नारी की निंदा जो होती थी किस संप्रदाय में होती थी आपको बताना है। नाथ संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय या बौद्ध संप्रदाय? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। जो नाथ संप्रदाय था इसमें नारियों की निंदा की गई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 82, इनमें से कौन आदिकाल का ग्रंथ नहीं है? प्राकृत पेंगलम, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति पदावली या पद्मावत? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। जो पद्मावत है ये किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है, जो आदिकाल के अंतर्गत नहीं आती। बाकी तीनों रचनाएं आदिकाल में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखिएगा, विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में हुई है? तो यहाँ पर अपभ्रंश है, बंगला है, मैथिली है या मागधी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। जो विद्यापति की पदावली है ये मैथिली भाषा में रची गई है। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके उसको क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप जो भी प्रॉब्लम हो या किसी भी क्वेश्चन में कुछ डाउट होता है तो उसको क्लियर कर सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 84 है, आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया है? तो यहाँ पर आदिकाल की बात हो रही है और खड़ी बोली की बात हो रही है। तो सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग किया गया था खुसरो के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिएगा, इनमें से जैन धर्म का संबंध किस कवि से नहीं है? तो यहाँ पर पूछा गया है नहीं है।
स्वयंभू, धनपाल, जोइंदु, विद्यापति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। जो विद्यापति हैं वो जैन धर्म से संबंधित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 86 है, आपको बताना है आदिकाल में मनोरंजक साहित्य की रचना किसके द्वारा की गई। तो मनोरंजन साहित्य जो रचना की गई वो अमीर खुसरो के द्वारा की गई थी। इन्होंने बहुत सारी पहेलियाँ, मुकरियाँ, इस तरह की रचनाएं अपनी की हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में एक तरफ आपको काव्य ग्रंथ दिया गया है, दूसरी तरफ कुछ रचनाकार के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है सही मैचिंग क्या होगी। सबसे पहला नाम दिया है बीसल देव रासो। तो बीसल देव रासो किसकी रचना है? ये नरपति नाल की रचना है। जो बुद्धि रास है वो शालिभद्र सूरी की रचना है। चंदन बाला रास जो है ये आसगू की रचना है और गौतम स्वामी रास जो रचना है वो उदयवंत की रचना है। तो यहाँ पर जो सही मैचिंग होगी वो हो रही है हमारी 3, 2, 4, 1। तो 3, 2, 4, 1 ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिएगा, अपभ्रंश साहित्य में काव्य शैलियाँ थी। तो किस तरह की काव्य शैली का प्रयोग किया गया है आपको बताना है। इसमें दोहा शैली का भी प्रयोग हुआ है, पद्धरिया शैली का हुआ है और गेय शैली का भी प्रयोग किया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर 4 हो जाएगा। ये सभी शैलियाँ यहाँ पर प्रयोग की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, खुसरो के ग्रंथों की संख्या कितनी बताई गई है। तो जितनी उपलब्ध ग्रंथ हैं उनकी संख्या 100 बताई गई है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा, आपको फिर से एक तरफ काव्य ग्रंथ दिया हुआ है, दूसरी तरफ कुछ रचनाकार के नाम हैं और आपको बताना है कौन सी रचना किसकी है। तो सबसे पहले बात करेंगे हमीर रासो की। तो हमीर रासो किसकी रचना है देखिएगा, हमीर रासो रचना मानी जाती है सारंगधर की। इसके बाद परमाल रासो जो कि जगनिक की रचना है और कच्छुली रास ये किसकी रचना है। तो ये रचना है प्रज्ञा तिलक की और ढोला मारूरा दुहा जो है वो कुशल लाभ या कल्लोल कवि की रचना है। तो यहाँ पर सही मैचिंग क्या हो रही है, 4, 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, आपको एक तरफ काव्य ग्रंथ मिल जाएंगे, दूसरी तरफ कुछ रचनाकारों के नाम हैं और आपको फिर से करनी है यहाँ पर सही मैचिंग। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले खुसरो की पहेलियाँ किसके द्वारा रची गई थी। तो ये खुसरो के द्वारा ही लिखी गई होंगी। ढोला मारूरा दुहा कुशल लाभ की रचना है, जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की रचना है और जय मयंक जसचंद्रिका मधुकर की कविता है। तो सही मैचिंग क्या होगी, 1, 3, 2, 4 जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 92 है, खुसरो ने काव्य भाषा के रूप में किस बोली का प्रयोग किया है। तो खुसरो ने अपनी भाषा में खड़ी बोली का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। अब आपको क्वेश्चन नंबर 93 में बताना है डिंगल भाषा अपभ्रंश के साथ किसके योग से बनती है। तो अभी हमने बात की डिंगल भाषा कैसे बनती है। अपभ्रंश में जब हम राजस्थानी को मिलाते हैं यानी अपभ्रंश के साथ राजस्थानी भाषा के मिश्रण को कहते हैं डिंगल, और अगर अपभ्रंश के साथ ब्रज भाषा को मिला दिया जाए तो उसको क्या कहेंगे, पिंगल। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा, डॉक्टर नरोत्तम स्वामी रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं। तो डॉक्टर नरोत्तम के अकॉर्डिंग जो रासो शब्द है वो रसिक से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है। तो जहाँ पे अपभ्रंश के साथ ब्रज भाषा का योग होगा वहाँ पर पिंगल भाषा बनेगी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 96 है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है। तो अपभ्रंश का जो वाल्मीकि कहा जाता है वो स्वयंभू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, विद्यापति किस नरेश के दरबारी कवि थे। तो विद्यापति के बारे में बताना है जो कि किसके दरबारी कवि थे। तो राजा शिव सिंह के दरबारी कवि हुआ करते थे विद्यापति। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से धनपाल की रचना कौन सी है। तो धनपाल की रचना पूछी गई है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। जो भविष्यत कहा है ये धनपाल की रचना है। ढोला मारूरा दुहा की बात करें तो ये कल्लोल कवि की रचना है और जोइंद की रचना है परमात्मा प्रकाश। इसके अलावा जो महापुराण है ये पुष्पदंत की रचना है। क्वेश्चन नंबर 99 में आपको कुशल लाभ से संबंधित 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि कुशल लाभ से कौन सा मैच करता है। ये वीर गाथा काल के कवि थे तो ये वाला बिल्कुल गलत है। ढोला मारूरा दुहा के रचयिता थे तो इन्होंने रचना की थी ढोला मारूरा दुहा की। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये कुशल लाभ से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी प्रैक्टिस।
जिसमें हमने आदिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस किए। पिछले के चैप्टर में हमने बात की थी कि हिंदी साहित्य का इतिहास, जो लेखन परंपरा शुरू होती है, किस तरह से उसमें काल विभाजन किया जाता है, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज हमने आदिकाल से संबंधित क्वेश्चन को डिस्कस किया है, तो अगले दिन हम इसके आगे के चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो अब आप जो भी टेस्ट करेंगे वो चैप्टर वाइज होगा, तो इससे आप अपनी प्रैक्टिस भी कर पाएंगे और अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो उसका साथ के साथ रिविज़न भी कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप अपनी प्रैक्टिस आगे जारी रख सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रैक्टिस के साथ। धन्यवाद।